the Wi-Fi is okay. So today we'll be starting with the news part, new topic. Heading to the beta सब लोग. Newton's law of motion. Newton's law of motion. Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ये भी काइनेमेटिक्स का ही सेक्शन है. काइनेमेटिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन है. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये जो टॉपिक है, इसमें भी आप मूवमेंट के बारे में ही पढ़ोगे, राइट. लेकिन इस केस में हम पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है, पार्टिकल के मूवमेंट का कॉज क्या है, उसके बारे में हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, है ना. जब हम काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन टू डायमेंशन या रिलेटिव मोशन, उस केस में हमने मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. पार्टिकल एक्चुअली क्यों मूव कर रहा है, उस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन ये जो चैप्टर है डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये जो सेक्शन है, दिस कम्स अंडर डायनेमिक्स. ये डायनेमिक्स के अंदर आता है. डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ मोशन. ये मोशन का ही स्टडी है विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना. तो डायनेमिक्स इज व्हाट? इट्स स्टडी ऑफ मोशन knowing cause of motion, है ना. सो डायनेमिक्स वो सेक्शन है मैकेनिक्स का जिसमें आप मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो, लेकिन मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अभी तक जो भी पार्ट हमने पढ़ा था, वेदर इट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन और इट वाज मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते थे, बट मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते थे. बस ये पर्टिकुलर टॉपिक में मोशन के पीछे का कॉज क्या है, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? ओके. अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, पार्टिकल में अगर मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल के मोशन होने के पीछे का कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्यों पार्टिकल. तो क्या इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले हमें फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए? yes sir. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अ चैप्टर व्हिच कम्स अंडर डायनेमिक्स. मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अ चैप्टर व्हिच कम्स अंडर डायनेमिक्स. डायनेमिक्स का मतलब है कि इस चैप्टर में आप मोशन के बारे में तो पढ़ोगे ही, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में भी मुझे यहाँ डिस्कस करना है. आप सबको एनालाइज होगा कि मोशन यानी मूवमेंट होने के पीछे का जो कॉज या रीजन है वो फोर्स होता है. सो ऑब्वियस ही बात है कि इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट. नाउ व्हाट इज फोर्स बेटा? फोर्स क्या होता है? अगर आप बेसिक बात करो तो फोर्स क्या होता है? An acceleration applied to a mass. नहीं, उससे भी बेसिक चलते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह पे भी बात नहीं करते हैं. Which cause a body to move. Change its shape. क्या हर बार फोर्स लगने से बॉडी मूव करेगा ही करेगा? No, sir. So push or pull. यस, ये आंसर. यस. सो फोर्स इज व्हाट? अ पुश और अ पुल. या तो आप धक्का दोगे या तो आप खींचोगे. सो एदर इट इज पुश और इट इज पुल. सो दैट इज व्हाट? फोर्स, है ना. सो आपने एक पुश लगाया या पुल किया उसको, तो ये आपने फोर्स लगा दिया है. फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं. वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल को धक्का मारो तो आप तो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपके फोर्स लगाने की वजह से वॉल मूव नहीं कर रहा, तो यू आर अप्लाइंग फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद भी वॉल में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? सो फोर्स का अगर आप बेसिक बात करोगे तो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल, या तो आप धक्का दोगे या तो आप खींचोगे। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. अब थोड़ा फोर्स को डिवाइड कुछ अलग अलग टाइप्स में हम पढ़ते हैं। हेडिंग दे दीजिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसमें जो पहला कैटेगरी है फोर्स का, हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्सेस को अगर आप डिवाइड करोगे, इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा जो होगा दिस विल बी कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, मुझे आप खुद से बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉन्टैक्ट फोर्स? Push. ऐसे बोल सकते हैं कि आप टच करके हाँ, Touch जैसे करके. force। कॉन्टैक्ट Mechanical फोर्स लगने touching. कॉन्टैक्ट फोर्स लगने के लिए क्या By हमेशा touching. दो, हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स लगने के लिए क्या हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए? Yes, अगर sir. Yes. नाम से क्लियर, अगर आप ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं करोगे तो बगैर कांटेक्ट के ये फोर्स लगेगा ही नहीं। सो फॉर कांटेक्ट फोर्स वी रिक्वायर्ड द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। क्या नॉन कांटेक्ट होने के लिए कांटेक्ट करने की जरूरत है? No, No. sir. No. No, sir. कुछ एग्जांपल बता सकते हो नॉन कांटेक्ट फोर्स? Gravitational Magnetic. force. Gravitational, अच्छा, magnetic. फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है, उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं, बगैर कांटेक्ट के ही काम हो जाएगा। सो बेसिकली ओवरऑल अगर आप, वैसे तो बहुत सारे बाइफर्केशन है फोर्स के, लेकिन ये बहुत बेसिक बाइफर्केशन। सो पहला जो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस है दे आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्स होने का मतलब क्या है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दीज फोर्सेस वी रिक्वायर्ड द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अब अगर दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है फॉर फोर्स एप्लीकेशन, सो दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्सेस, सबसे पहला जो इसका हो गया, दीज फोर्सेस रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट फॉर देयर एप्लीकेशन, है ना। सो इन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन होने के लिए वी नीड फिजिकल कांटेक्ट। एम आई क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? Yes, sir. ओके। सबसे पहला जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है, एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, अब ये क्या होता है समझिएगा बात ध्यान से। नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखोगे, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन फोर्स। पहले छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखो, अगर मेरा ये सरफेस है और इस सरफेस पे अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दूं सच दैट की ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए m kg है, तो इसका वेट किधर लगेगा? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? Downwards. नीचे। इसका वेट कितना लगेगा बेटा? नीचे mg लगेगा क्या? नीचे की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वेट mg नीचे लग रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस को नीचे धक्का मार रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है। इमेजिन करना ये बात, लॉजिक से सब लोग समझोगे ये बात को, कोई भी रटेगा नहीं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ऐसे ब्लॉक रख दिया है, तो क्या ब्लॉक रखने की वजह से ये ब्लॉक का जो वेट है mg, इज इट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? Yes, sir. तो क्या Yes, ये ब्लॉक इस सरफेस को नीचे की तरफ धक्का मार रहा है mg से? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा? Yes, sir. न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ सेज व्हाट? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल
बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर ये ब्लॉक इस सरफेस को नीचे धक्का दे रहा है तो ये सरफेस भी तो ब्लॉक के ऊपर ऊपर फोर्स लगा देगा। Yes. और ये जो फोर्स लगा दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फोर्स होता है इसको n से डिनोट करेंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, रिएक्शन का मतलब जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसका वो रिएक्शन दे रहा है। तो आप देखो ये ब्लॉक इस पे एक्शन दे रहा है, mg नीचे लगा रहा है, और जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे mg नीचे लगा रहा है तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे रिएक्शन का फोर्स ऊपर दे देगा। दिस इज फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो ये नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ लगेगा, mg आपका नीचे लग रहा है। गॉट द पॉइंट बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल रिएक्शन लगा कौन रहा है? surface किस पे? Surface. किस पे? block Block with अच्छा, अगर ब्लॉक का वेट सरफेस पे नहीं लगा होता तो क्या सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लगाता? no. नहीं अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट को तोड़ देता तो क्या नॉर्मल रिएक्शन लगता? No. No, No. sir. No. तो क्या इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी अ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस? Yes, sir. Yes, sir. yes sir वेरी गुड। सो कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट बन गए। नॉर्मल रिएक्शन इज बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। सरफेस ब्लॉक के ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना। सो पहला कुछ पॉइंट लिख देंगे, इट ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to surface in contact। जो आपका सरफेस कांटेक्ट में है ना, उस हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इस केस में क्या लिख सकते हैं? इट इज द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ब्लॉक। है ना। जब तक ये कांटेक्ट नहीं रहेगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में तब ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे ही कांटेक्ट आ गया नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगना चालू हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? yes sir Yes, sir. चलिए कुछ कुछ प्लॉट करके सिर्फ मुझे बताते चलो नॉर्मल रिएक्शन। लेट मी मेक अ सिंपल प्रॉब्लम। आपको सिर्फ प्लॉट करना है नॉर्मल रिएक्शन और सब लोग नोट्स कॉपी में से लिखते चलोगे। मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया एम के जी का, लेट्स से एम के जी का यहाँ पे ब्लॉक रख दिया। बताइए नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा कि इधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ओके, इसका सरफेस इन कांटेक्ट क्या है? क्या ये सरफेस इन कांटेक्ट है? Yes, sir. Yes. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? कांटेक्ट सरफेस। perpendicular कि अगर ये मेरा कांटेक्ट सरफेस है तो क्या इस केस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विल इट बी समथिंग लाइक दिस? Yes, sir. Yes, Yes. sir. है ना। ये कांटेक्ट सरफेस था और इसके परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा, एक्ट होगा। इस पे mg किधर लगेगा? नीचे के ऊपर? नीचे। Onwards. क्या इस पे mg का जो 4 कंपोनेंट लगेगा, क्या mg इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा? mg मास टाइम्स ग्रेविटी। yes sir Yes, sir. अभी हमने डिस्कस किया, बाद में आपसे फ्री बॉडी डायग्राम बनवाऊंगा तो आपसे और अच्छे से बनेगा। पहले फोर्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये मेरा अभी कांटेक्ट का सरफेस है। अभी इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं लगेगा, ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए बेटा, थोड़ा सा अगर हम इसको और एनालाइज करें, जस्ट सी ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल 90 है। सो व्हाट विल बी दिस एंगल? Will it be 90 minus 90 minus theta. minus theta? Super, excellent. तो ये एंगल आपका 90 minus theta हो गया। Now once this angle become 90 minus theta, this is 90 here,
ये एंगल एक आपका 90 डिग्री है पूरा। अगर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? थीटा। थीटा। एंगल आपका थीटा हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं mg का कंपोनेंट इस लाइन में तोड़ दूं इधर की तरफ, क्या कंपोनेंट आएगा? विल इट बी mg into cos थीटा? उधर क्या आएगा? mg into sin थीटा। याद है मैंने आपको बताया था कंपोनेंट तोड़ते वक्त कि जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करोगे उधर वाला कंपोनेंट cos होगा और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin होगा। So this is my mg which is making an angle of theta from this side. So therefore the component of mg along this line will be mg of cos theta and along this line will be mg sin theta. Is it clear बेटा? समझा सबको ये पॉइंट? सर cos थीटा कहाँ पे लगेगा? cos थीटा? सर cos थीटा कहाँ पे लगेगा? हाँ बताता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर लगे, नॉर्मल रिएक्शन के लाइन में लगेगा cos थीटा। एक्चुअली ध्यान रखना, वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, सो वेक्टर हियर इज दिस, ये इस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। सो वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है उधर का कंपोनेंट cos और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin हो जाएगा। गॉट द पॉइंट बेटा? यस सर। ओके, वेक्टर, आई एम अगेन रिपीटिंग, वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगा उस साइड का कंपोनेंट cos होगा एंड उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin होगा। So this is my vector which is making an angle of theta from this side. So therefore this component will be cos and इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा? sin। हाँ क्लियर बेटा? क्यों रहा? Yes, sir. ओके चलिए, आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना है अभी, नथिंग एल्स। सॉरी, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन प्लॉट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम मान लो ऐसे आपका सरफेस है और कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, बताइए इसका मास m kg है, कैसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पे? व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सो उस परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं और ये टेंजेंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर दिखा दूं तो क्या कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट होगा? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर लगा देना है। सो परपेंडिकुलर आप कैसे बताओगे? यहाँ पे मैंने क्या बनाया, टेंजेंट प्लॉट कर दिया और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगा दिया, और इस पे mg किधर लगेगा? नीचे के ऊपर। नीचे। mg will be acting in the downward direction. Agreed? So मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्टिव फोर्स है, उसके लिए पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा तब वो रिएक्शन जनरेट होगा। और नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो जो आपका कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। एग्रीड? क्लियर है सबको पॉइंट ये? Yes. तो थीटा किधर बनेगा? तो थीटा अगर दे दिया तो कंपोनेंट तोड़ लेंगे। लेट्स से कि एंगल अगर आपका थीटा है, सो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो अगर ये एंगल थीटा हो गया बेटा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? यस सर। Yes. तो अगर हम इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर दे, सो द कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन विल बी इक्वल टू व्हाट? mg ऑफ cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg ऑफ sin थीटा। खत्म। यस सर। ओके ग्रेट, सबको समझ में आया पॉइंट ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। कभी नॉर्मल रिएक्शन डेली लाइफ में आपको बताता हूँ, रोड पे गाड़ियां चलती है, चाहे हम चलते, गाड़ी छोड़ दो, हम ही चलते हैं, तो क्या हम अपने वेट, जो हमारा वेट होता है उस वेट से हम लोग ग्राउंड को नीचे धक्का मारते हैं, नीचे पुश करते हैं? तो जब आप अपने वेट से ग्राउंड को नीचे पुश कर रहे हो तो क्या ग्राउंड भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है? हाँ सर। यस सर। हर बगैर नॉर्मल रिएक्शन के कुछ भी स्टेबल रह ही नहीं सकता। अगर मेरा वेट नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हो जाए तो मैं नीचे चला जाऊंगा, राइट? सो आप जो रोड पे चल रहे हो ये तभी पॉसिबल है जब आपके वेट को अर्थ का सरफेस बैलेंस कर रहा है। तो अर्थ का सरफेस आपके वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ, और वो जो फोर्स लगा रहा होगा दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। सर मुझे वो mg cos थीटा और mg sin थीटा नहीं समझ में आया। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वेक्टर का रेजोल्यूशन मालूम है तुम्हें बेटा? डू यू नो हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार मैंने बताया लेक्चर में, बट फिर से एक बार बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर f। f कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, mg,
नॉर्मल रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है वेक्टर में, वेलोसिटी व्हाटएवर। अब ये जो फोर्स है या वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगा, जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगा, उस साइड का इस एफ को अगर आप तोड़ दोगे तो एफ का कंपोनेंट इस साइड में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर वाला साइड है उधर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, सो अगर आपके पास वेक्टर है एंड इफ यू वांट टू रिजॉल्व द वेक्टर, अगर मैं वेक्टर को तोड़ना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ, सो ये मेरा वेक्टर था एंड दिस वेक्टर वाज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस साइड। तो ये वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ोगे एक पार्ट, तो इधर का पार्ट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट हो जाएगा एफ साइन थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। सेम वे में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए mg इधर लग रहा है, ये साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। सो अगर मैं mg को तोड़ना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू ब्रेक mg इनटू टू पार्ट्स, तो ये mg जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगा उधर का कंपोनेंट cos और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin। समझ में आया बेटा अभी आपको ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, चलिए एक आधा और करके बता दो, फिर टेंशन फोर्स पढ़ाता हूँ। मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, ये मेरा मान लो सरफेस है और कोई एक बॉल यहाँ पे है, प्लॉट करिए जरा इसका नॉर्मल रिएक्शन। m kg का ये ब्लॉक है, जस्ट प्लॉट नॉर्मल रिएक्शन। वहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ। हाँ गुड तेजस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? विल आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट हियर आल्सो? सर ओके, अब ये टेंजेंट बनाओगे, इस टेंजेंट के आपको परपेंडिकुलर में क्या Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन? नॉर्मल। तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा? यस। अच्छा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन लगा कौन रहा है? हेमिस्फेरिकल बॉल लगा रहा है ना, ये जो आपका हेमिस्फेरिकल। Yes. ओके, अब ये जो लगा रहा है वो किसके ऊपर लगा रहा है? स्मॉल बॉल के ऊपर, Yes, sir. राइट? अच्छा, इस केस में ये जो आपका स्मॉल बॉल है, इस पे इसका वेट किधर लगेगा, ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे. इसका वेट लगेगा नीचे, mg इधर। ओके, अगर हम कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं, सो थोड़ा सा इस पे अगर आप एनालाइज करोगे जस्ट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट, सो देखो बेटा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? कौन सी दो लाइन पैरेलल? ये देखो ना, ये भी वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल लाइन है, सो इफ इट इज थीटा हियर, सो विल दिस एंगल बी आल्सो थीटा? यस सर। Yes, sir. इफ इट इज थीटा, अगर ये एंगल Yes, थीटा हो sir. गया, सो क्या वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा? यस। Yes, sir. If I am saying that this angle is theta, so this is also theta, और अगर ये एंगल थीटा हो गया बेटा, तो क्या वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. Yes, Correct? sir. अब तोड़िए mg का कंपोनेंट, बताओ mg का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा? दिस साइड mg cos theta. MG cos theta. mg cos theta. mg cos theta, इधर इधर क्या होगा? cos theta होगा। MG MG sin sin theta. theta. MG sin theta. sin theta. mg sin theta. सुपर। अब सबको तोड़ने आ गया कंपोनेंट। वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगा उधर का कंपोनेंट cos और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin होगा। एग्रीड? सबको क्लैरिटी है यहाँ तक पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये Yes. एक कांटेक्ट फोर्स में एक ये फोर्स हो गया विच इज योर नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल मार्क माय वर्ड बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा जो आपका कांटेक्ट सरफेस है उसके ये परपेंडिकुलर लगेगा। okay. इसी तरह से एक दूसरा फोर्स होता है विच इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड जो आपका फोर्स होगा दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, अभी सारे फोर्स को मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं जिससे हमें काम है। टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स है ये स्ट्रिंग लगाता है, थ्रेड लगाता है। अब जरा इमेजिन करके सोचना एक बात, मान लो बेटा कि यहां से मैं एक थ्रेड लगा के रखा हूं, आई एम हैविंग अ थ्रेड हियर, और इस थ्रेड के साथ मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक ब्लॉक है लाइक दिस mkg का, थ्रेड के नीचे मैंने ब्लॉक सस्पेंड कर दिया mkg का। अब मुझे एक बात बताओ,
ये जो ब्लॉक है विच इज ऑफ mkg, तो इस ब्लॉक का वेट किधर लगेगा, नीचे के ऊपर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। करेक्ट, इस ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे mg। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहेगा? यस यस सर। इस ब्लॉक को नीचे आने से रोक कौन रहा है? थ्रेड थ्रेड। तो क्या थ्रेड इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लगाना चाहिए, तभी ये रोक पाएगा ना? यस यस सर। हाँ, तो ये जो फोर्स थ्रेड लगाया ब्लॉक के ऊपर, इसी फोर्स को हम T से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। आई एम अगेन रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने थ्रेड के साथ एक ब्लॉक को अटैच किया है, ब्लॉक का मास मैंने आपको mkg दे दिया। सो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक खुद के मास की वजह से नीचे आना चाहेगा, इसका वेट mg नीचे लग रहा है। तो ब्लॉक जब नीचे आना चाह रहा है, तो थ्रेड क्या इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकेगा? यस सर। करेक्ट। अब अगर थ्रेड इस ब्लॉक को नीचे आने से रोक रहा है, तो थ्रेड इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर के नीचे? ऊपर। सो थ्रेड इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लगाया गया। यस now this force which is being applied by thread on the block is called tension force। इसी जो फोर्स लगाएगा थ्रेड ब्लॉक के ऊपर, इसी फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। Am I clear बेटा, समझा ये पॉइंट? Yes, sir. सर। अब मुझे एक बात और सोच के बताइए, यहाँ पे तो टेंशन का फोर्स ऊपर लगे, यहाँ पे कहाँ लगेगा बेटा टेंशन का फोर्स? यहाँ जरा सोचिए। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। एनालाइज हो रहा है क्यों डाउनवर्ड लगेगा? सर वो भी तो रोक रहा है वो थ्रेड को नीचे हाँ आने। बराबर। अब ये क्या होगा कि ये ब्लॉक जैसे नीचे जाएगा, ये थ्रेड ऊपर खींचेगा। अब यहाँ पे सोचो, क्या ये जो थ्रेड है इस सीलिंग को, ये जो थ्रेड है, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड, मैं एनालाइज कराता हूँ, सिर्फ समझना बात ध्यान से। ये आपका सीलिंग था, यहाँ से थ्रेड ऐसे बंधा था। अब ये थ्रेड किधर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है या नहीं? तो थ्रेड इस सीलिंग को नीचे खींच रहा है, बराबर। तो यहाँ पे सीलिंग वाले टॉप पॉइंट पे टेंशन का फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? नीचे। नीचे। नीचे लग रहा है क्या? यस और नो? यस यस sir. सर। एनालाइज करो, ये सीलिंग से ये थ्रेड बंधा हुआ है, ये थ्रेड नीचे आना चाहेगा। तो थ्रेड क्या होगा, जब नीचे आएगा तो थ्रेड इस सीलिंग को नीचे की तरफ फोर्स लगा के खींच रहा होगा। तो सीलिंग के पास में टेंशन का फोर्स डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? डाउनवर्ड। तो क्या हम यहाँ से, हाँ बोलो, एनी डाउट एनीवन? नो। ओके, तो क्या हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, कैन वी से वन थिंग दैट ये जो टेंशन है वो टेंशन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है? Yes, sir. यस सर। टेंशन अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। टेंशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन था, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन था अपवर्ड, और यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। सो टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है विथ सिचुएशन। जैसे जैसे आप कंडीशन को चेंज करते जाओगे, टेंशन फोर्स विल एडजस्ट इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा था, सीलिंग के पास में टेंशन फोर्स नीचे लग रहा था। सर ये कांटेक्ट फोर्स को भी ब्रेक कर रहा ना सर? कैसे बेटा? सर ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रहा। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ तेजस, अगर ये ब्लॉक और ये थ्रेड के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं होता तो क्या ये टेंशन फोर्स लगता? नो। तो क्या टेंशन फोर्स एक्ट होने के लिए थ्रेड और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए? होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर सीलिंग ऊपर फोर्स लगाए हैं। हाँ बिल्कुल सही। अब सीलिंग क्या होगा, सीलिंग के पास सोचना, वेरी गुड। सीलिंग के पास, मान लो मैं सीलिंग कैसे दिखा रहा हूँ, सीलिंग के पास एनालाइज करो, ये थ्रेड सीलिंग को नीचे खींच रहा है। तो जब थ्रेड सीलिंग को नीचे खींच रहा है, तो सीलिंग थ्रेड को किधर खींचेगा, ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर। तो सीलिंग थ्रेड पे किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है कि नीचे लगा रहा है? ऊपर। ऊपर। और थ्रेड सीलिंग किधर लगा रहा है? नीचे। गुड, एक्सीलेंट। समझ में आया ये पॉइंट सभी को? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो दो तीन पॉइंट्स इसमें नोट करने जैसा है। पॉइंट नंबर 1, the tension force will adjust its direction। मैं लिखा देता हूं, टेंशन फोर्स will
adjust its direction according to condition. According to condition. Right? Second point, tension force is applied by thread on block. Is it clear बेटा? समझा ये पॉइंट? टेंशन फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है. यहाँ पे टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो टेंशन फोर्स विल एडजस्ट इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से टेंशन फोर्स अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर ले. समझ में आया तेजस? सारा क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? यस सर. Yes, sir. अब इसमें एक और मजेदार बात है. हाँ, डाउट है क्या बेटा रुद्राक्ष? दूसरा एग्जांपल होता है टेंशन. क्या क्या फिर से बोलो. टेंशन फोर्स. सेकंड एग्जांपल और एग्जांपल टेंशन फोर्स का कोई हाँ मैं लेता हूँ. अब ये जब आप टेंशन फोर्स के बारे में बात कर रहे हो ना, इसमें एक बड़ा मजेदार सा पॉइंट है कि अगर ये आपका थ्रेड मासलेस है तो थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है. हालांकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है, कुछ भी चीज बनाओगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में तो मास होगा ही. लेकिन आप ऐसे एज्यूम करके चलो कि ये जो आपका थ्रेड है, ये थ्रेड अगर मासलेस है मतलब इसका मास नेग्लेजिबल है, तो इस थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा. जो टेंशन यहाँ लगेगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा. राइट? सो पॉइंट क्या है दैट इफ थ्रेड इज मासलेस, अगर आपका थ्रेड मासलेस है मतलब थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, मासलेस, देन tension will be same at all point on thread, है ना? सो अगर आपके थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, अगर थ्रेड का मास नेग्लेजिबल है, तो थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होगा, हर जगह पे टेंशन सेम होगा. राइट? लेकिन अगर थ्रेड का मास है मतलब इसका मास मान लो 2 kg का, 4 kg का, 5 kg का या आधा kg का, अगर थ्रेड का अपना खुद का मास है उस केस में टेंशन विल नॉट बी सेम. यहाँ का टेंशन कुछ और होगा, यहाँ का टेंशन कुछ और होगा. तो उस केस में थ्रेड का टेंशन चेंज कर जाएगा. इफ इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन देन, है ना? तो आप बस इतना ही कॉन्सेप्ट नोट करो कि अगर आपका ये थ्रेड मासलेस है मतलब थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, उस केस में थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन विल बी सेम. जो टेंशन यहाँ होगा वही इधर होगा, वही इधर होगा, वही इधर होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा. Am I clear बेटा? समझा ये पॉइंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So condition is if there is no mass of the thread, अगर थ्रेड के ऊपर कोई मास नहीं है मतलब थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, in that case the tension force at all the points on the thread, थ्रेड के सारे पॉइंट पे जो आपका टेंशन फोर्स होगा that will remain same. एग्रीड बेटा? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes. Yes, sir. चलिए कुछ प्लॉट करिए. टेंशन फोर्स का आपको डायरेक्शन बताना है. वेरी गुड भूमिका. मान लो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, कुछ आपको सोच के अच्छे से बताना है, दिमाग लगा के. फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस. जितना कॉमन सेंस लगाओगे फिजिक्स उतना मजा आएगा, जितना रटने पे बैठोगे फिजिक्स उतना ही बेकार हो लगेगा. चलो मान लो मैं आपको ऐसे पूछता हूँ, इस केस में सिर्फ आपको टेंशन का मुझे डायरेक्शन बता देना और कुछ नहीं. मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक भी मैं मान लेता हूँ 5 kg का और ये ब्लॉक भी आप मान लो 5 kg का है. बताइए यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा?
upwards. पहली बात, इसका क्या वेट mg नीचे लगेगा? Yes. 5 Yes, sir. Yes. है ना, जी मैं 10 ले लेता हूँ तो 50 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा। ओके, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड के डाउनवर्ड? upward, Upwards. यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? Downwards. downward, Downwards. सबको रियलाइज हो रहा है? yes, सेम वे में Yes. यहाँ पे भी चलिए, मास टाइम्स ग्रेविटी, सो मास आपका 5, ग्रेविटी आपका 10, सो व्हिच इज 50 न्यूटन हियर आल्सो। बोलो बेटा, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऊपर नीचे, upward, Upward. यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन downward, Downward. अच्छा, मैंने सब जगह पे टेंशन सेम क्यों लिया है? Because the थ्रेड thread is का Thread is massless. massless. It is mass. करेक्ट। यहाँ पे बताइए टेंशन ये वाले थ्रेड में, upward, Upwards. Upward. अच्छा सेम टेंशन होगा कि अलग होगा? यहाँ पे अलग. क्यों अलग? अलग. क्यों अलग? क्योंकि थ्रेड दूसरा है ना, ये तो दूसरा थ्रेड है, ये सेम थ्रेड थोड़ा ही है, ये तो अलग से एक थ्रेड लगा है। यहाँ पे मान लेता हूँ टी डैश। बोलिए यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन टॉप पॉइंट, down, downwards. तो क्या जो टेंशन यहाँ पे रहेगा वही इधर रहेगा? Yes, sir. yes, sir, सेम थ्रेड है ना, यहाँ से अलग थ्रेड। Am I clear? समझ में आया बेटा पॉइंट ये? Yes, sir. ओके, Sir. सुपर। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करते चलेंगे तभी बात और मजा आएगा। क्लैरिटी हो गया? टेंशन का डायरेक्शन दिखा सबको? टेंशन टेंशन एक थ्रेड लगाता है, और अगर थ्रेड आपका मासलेस है तो आप उस थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन का फोर्स सेम रहेगा। ओके सर्वेश, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी सर्वेश, अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई करना बेटा, तभी मुझे भी समझेगा। ये जो ब्लॉक है 5 kg का, इसका वेट किधर लग रहा है सर्वेश? नीचे लग रहा है कि mg, मास टाइम ग्रेविटी? ओके, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये सिंस इसका वेट नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे जो थ्रेड है, ये थ्रेड इस पर टेंशन किधर लगाएगा? ऊपर लगाएगा कि नीचे लगाएगा? ऊपर. ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहे, तो ये थ्रेड इसको नीचे आने से रोकेगा, और रोकने की वजह से इस पर टेंशन ऊपर लगा देगा। तो यहाँ पे तो टेंशन ऊपर लग गया। अब जब ये थ्रेड ऊपर टेंशन लगा, यहाँ पे देखो, ये जो थ्रेड होगा इस पुली को नीचे खींचेगा। सो अगर ये थ्रेड इस पुली को नीचे खींच रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन नीचे। सेम यहाँ ये भी थ्रेड इसको नीचे खींचेगा तो टेंशन, यहाँ पे भी इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तभी ये रोक पाएगा। एंड सेम हियर, सेम हियर। क्लियर बेटा, समझा ये पॉइंट? Yes, sir. चलिए और करके बताओ। मान लो कि एक थ्रेड्स को यहाँ से अटैच कर दिया है, फिक्स है यहाँ से, मैं इसको क्लैम्प कर दिया यहाँ पे, और इधर मैं एक बॉल को अटैच कर दे रहा हूँ, सच दैट कि ये जो बॉल है इसका अपना खुद का मास m kg का है, एंड ये यहाँ से वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा है। बनाइए, टेंशन ड्रॉ करो, mg ड्रॉ करो, और mg का कंपोनेंट तोड़ो। किधर लगेगा इसका mg फोर्स? down, Downwards. upwards, mg तो इधर लगेगा इस पे, दैट इज क्लियर। ओके, टेंशन किधर लगेगा? along this line, मतलब ये जहाँ पे आपने क्लैम्प किया इसके along टेंशन लगेगा यहाँ? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, yes, sir, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके और बताता हूँ। देखिए, so, अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ mg का along this thread के लाइन में, so along this line and perpendicular to this line, ऐसे अगर मैं कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ, जरा एनालाइज करना, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो ऐसे। So ये अगर एंगल थीटा है and this angle is 90, so what will be this angle बेटा? 90 minus 90 minus theta. थीटा। So ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, so what will be this angle? Theta. theta. थीटा। So क्या ये एंगल थीटा होगा? अब मुझे बताइए, अगर क्या ये एंगल थीटा है, so वर्टिकली ऑपोजिट, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. Yes, If sir. this angle is theta, this will be of course theta, vertically opposite.
सो अगर ये थीटा हो गया, mg का कंपोनेंट आप बोलो इस लाइन में कितना होगा, mg cos थीटा mg cos theta की तरफ कितना होगा कंपोनेंट, mg sin mg sin theta. sin थीटा, बरोबर। अब मुझे बताओ इस थ्रेड पे टेंशन किधर लगेगा, थ्रेड पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर नीचे, अपवर्ड। upward अब एनालाइज करना, ये जो ब्लॉक है वो mg cos थीटा की वजह से दूर जाना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा। अब इसको रोकने के लिए थ्रेड इस पर टेंशन किधर लगा देगा, अपवर्ड लगाएगा क्या टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो ब्लॉक है बेटा वो ब्लॉक mg cos थीटा की वजह से दूर इधर जाना चाहेगा। अब जैसे ही mg cos थीटा की वजह से ये ब्लॉक इधर सरकना चाहेगा, ये थ्रेड इसको टेंशन लगा के रोक देगा। यस और नो, ओके। अच्छा, जहां पे आपने क्लैंप किया था, यहाँ पे जहां पे आपने क्लैंप किया, इधर टेंशन किधर लगेगा, ऊपर के नीचे, नीचे downward यहाँ पे टेंशन का फोर्स नीचे। सुपर, एग्रीड, Yes, sir. ओके। सब तो टेंशन के बारे में समझ में आई बात यहाँ तक। टेंशन का yes sir Yes, sir. एक और डायग्राम ले लेता हूँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो कि आपका ऐसे टेबल है और इस टेबल के साथ में ऐसे मैंने एक पुली लगा दिया, ऐसे पुली लगा दिया, और पुली लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक को ऐसे प्लेस कर दिया लाइक दिस, और इस ब्लॉक को प्लेस करने के बाद मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है थ्रेड के ऊपर, और इसके साथ दूसरा ब्लॉक ऐसे अटैच कर दिया। चलिए, ये ब्लॉक mkg का है और ये भी ब्लॉक mkg का। बताइए टेंशन का डायरेक्शन सिर्फ आपको बताना है, you have to just plot the direction of tension। सर वो नीचे वाले पे डाउनवर्ड डालेगा सर हाँ। नीचे जो ब्लॉक है उसका टेंशन ऊपर लगेगा, करेक्ट, वही sir। यहाँ पे यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे पे लगेगा, यहाँ पे ऊपर, ऊपर लेफ्ट में लगेगा सर, लेफ्ट सर, लेफ्ट। लेफ्ट में, करेक्ट, और यहाँ पे राइट। राइट में। राइट ऊपर। पहली बात तो इस पे mg का फोर्स नीचे लग जाएगा, मास टाइम्स ग्रेविटी, इसका खुद का वेट mg विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये mg की वजह से नीचे आना चाहेगा, तो यहाँ पे जो थ्रेड है दिस विल अप्लाई टेंशन फोर्स हियर, तो ये इस पे टेंशन फोर्स इधर लगा देगा। सेम वे में यहाँ पे भी टेंशन फोर्स नीचे लग जाएगा, और ये ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे टेंशन इधर एक्ट हो गया, और इस वाले साइड में टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। हो गया सर? अच्छा, इस वाले ब्लॉक पे आप देखो mg किधर लगेगा बेटा, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड, तो क्या इस ब्लॉक पे mg का फोर्स नीचे लगेगा? अच्छा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा क्या? yes sir surface पे किधर? Yes, sir. ऊपर नीचे? upward ऊपर। इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो गया अपवर्ड। देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ गया और साथ साथ टेंशन का भी अप्रोच आ गया। Am I clear? And since ये पूरा का पूरा थ्रेड आपका मासलेस था, तो हर जगह पे आपका टेंशन सेम था। massless thread, so then since this thread is massless, so therefore हर पॉइंट पे आपका टेंशन सेम। Am I clear? yes yes sir सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, टेंशन किधर लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा टेंशन फोर्स का? अगर थ्रेड मासलेस है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियरिटी? yes sir अब एक और कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, हालांकि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गुड भूमिका। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है ना बेटा, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स, बगैर कांटेक्ट के फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। अगर दो सरफेस के बीच में जब तक रबिंग नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो फ्रिक्शन भी एक ऐसा फोर्स है जिसके लिए आपके दो सरफेस को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। अगर दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट नहीं हो सकता, है ना। अब ये फ्रिक्शन क्या है कि मान लो अगर आपका ये सरफेस है और यहाँ पे ब्लॉक है,
अब ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। सो अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो बताओ ये ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे की पीछे? बैकवर्ड। पीछे। Backward. पीछे Backward in opposite direction. सो अगर आप देखोगे, सो इस ब्लॉक पे, ब्लॉक इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद 20 मीटर पर सेकेंड लेट से, तो ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगा दिया। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाया? सरफेस ने लगाया ना? किसके ऊपर Yes, लगाया? sir. किसके ऊपर ब्लॉक लगाया? Block के Block. ऊपर. मुझे एक बात बताओ, अगर सरफेस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है, तो क्या ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा? यस सर, Yes, सामने sir. Yes, लगाएगा। sir. बाय विच लॉ? Third law. Every action न्यूटन्स will थर्ड लॉ। be- न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है, Action and हाँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या ये जो सरफेस है, इफ दिस सरफेस इज अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या ये ब्लॉक इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इससे एक बात समझ में आता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन मूवमेंट को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, इसके बारे में हम लोग बाद में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अभी सिर्फ ये बात नोट कर लो कि फ्रिक्शन विल अपोज रिलेटिव मोशन। है ना, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा। तो सिंस इस केस में ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे फ्रिक्शन आगे लगा। एम आई क्लियर? ये फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग बाद में और बहुत डिटेल में बातें करेंगे, बट फिलहाल यस हर्षल, अगर और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते फाइनली आके रुक जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको ये पॉइंट? यस सर। Yes. इसी तरह एक और फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके बारे में हमें डील करना है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। दिस इज स्प्रिंग फोर्स, ये दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जस्ट सी है, मान लीजिए बेटा आपके सरफेस के साथ में मैंने एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया है, और ये स्प्रिंग ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था। अब क्या करो, आप इस स्प्रिंग पे फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींच दो, एलोंगेट कर दो। सो स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगा के हमने स्प्रिंग को खींच दिया है बाहर की तरफ। अब मुझे बताइए, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा आप पे? पहले किधर लगाएगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट Left साइड। side में. स्प्रिंग को अगर आप एलोंगेट करोगे, खींचोगे, तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा। मतलब देखो, स्प्रिंग को मैंने एलोंगेट कर दिया, खींच दिया है, तो जब आप स्प्रिंग को खींच दोगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा आपके ऊपर, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, एफएस। मतलब ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। हाँ या ना? सो अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा। तो अगर आप स्प्रिंग को फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींच रहे हो तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा। अच्छा, इसी वे में अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, अब क्या होगा, स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? राइट। Right side. Right. Right side. राइट साइड में। तो जब आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दोगे, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया है, तो स्प्रिंग आप पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा। दिस विल बी योर स्प्रिंग फोर्स, है ना? तो स्प्रिंग उल्टा काम करता है, स्प्रिंग का पूरा उल्टा प्रॉपर्टी है। अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग एलोंगेट होना चाहेगा। अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया है वो एलोंगेट होगा, अगर आपने उसको एलोंगेट कर दिया है वो कंप्रेस होगा। तो दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स। अब मुझे एक बात बता बेटा, क्या स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है?
Contact जब तक आप उसको कांटेक्ट Yes. करके एलोंगेट नहीं करोगे, जब तक आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे, तब तक स्प्रिंग फोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। करेक्ट। सो स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स, ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है और इसका नेचर बड़ा अजीब है। कंप्रेस करोगे एलोंगेट होना चाहेगा, एलोंगेट करोगे कंप्रेस होना चाहेगा। बाद में अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कितना लगेगा, कितना वर्क डन होगा, कितना एनर्जी स्टोर होगा, सब बाद में करेंगे। पहले सिर्फ आपको स्प्रिंग फोर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं। और इंट्रोडक्शन ये है कि स्प्रिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। अगर आप उसको एलोंगेट करोगे विल ट्राई टू कंप्रेस, अगर आप कंप्रेस करोगे विल ट्राई टू एलोंगेट। Am I clear everyone? Yes, sir. अब और भी बहुत सारे, हमारे लिए बस इतना ही है फिलहाल के लिए। उसके साथ साथ नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स? ऑब्वियस ही बात है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब हो गया फिजिकल कांटेक्ट। करेक्ट। दीज फोर्स does not require physical contact for their application. इन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर फिजिकल कांटेक्ट के ही आप ये फोर्सेस को लगा सकते हो। कुछ एग्जांपल बता सकते हो इसका? Magnetic force, Correct. Gravitational force. ग्रेविटेशनल हो गया एक इसका। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया। Electrostatic force. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देता हूँ, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आपको मिलेंगे। जिन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी एक, इन सभी फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए आपको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, बगैर कांटेक्ट के ही आप फोर्स लगा सकते हो। सो बेसिकली वैसे और भी सेक्शंस है फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन में पढ़ाऊंगा। फिलहाल वर्क एनर्जी और पावर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जिस कैटेगरी में हम फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा दो ही कैटेगरी है। द वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है। द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको अप्लाई करने के लिए देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर बेटा? समझा सबको पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। Done, sir. अब देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। कबीर मुझे एक बात बताओ, जब तक आप थ्रेड को और ब्लॉक को कांटेक्ट में नहीं लाओगे तब तक टेंशन फोर्स लगेगा क्या? No, sir. Oh, तो अगर जब तक आप थ्रेड को और ब्लॉक को कांटेक्ट में नहीं ला रहे हो तब तक टेंशन नहीं लगेगा। इसका मतलब कि वो कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? Contact force. तेजस इज सेइंग सर विंड फोर्स इज कांटेक्ट और पहली बात बेटा, विंड फोर्स ऐसा कोई फोर्स नहीं है। विंड एक रेजिस्टेंस लगाता है ब्लॉक के ऊपर, और ऑब्वियस ही बात है कि जब तक वो विंड का और ब्लॉक का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक वो रेजिस्टेंस लगेगा नहीं। सो देयरफॉर इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। पहली बात, विंड फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं है, विंड एक रेजिस्टेंस लगाता है। एंड फॉर दैट, energy. हाँ, फॉर दैट रेजिस्टेंस बेटा, एनर्जी नहीं, रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा। एंड फॉर दैट रेजिस्टेंस वी नीड अ कांटेक्ट, सो देयरफॉर इट्स अ कांटेक्ट रेजिस्टेंस। Okay, sir. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में FBD। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या होता है फ्री बॉडी में कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे सारे फोर्स को आप प्लॉट कर दो। सो इट्स अ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स जितने भी लग रहे सब बना दो, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। So that diagram is called free body diagram. So इसका मतलब क्या है? It is a इसका मतलब क्या हो गया? It's a representation
of all forces acting on the body. Representation of all forces acting on the body. So अगर आप डायग्राम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस सभी को अगर आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, सो दैट डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एक एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बोलिए, इसका एफबीडी बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मास m kg है, बताइए इसका फ्री बॉडी। ग्रेविटी लगेगी इसमें। ग्रेविटी एक तो बात नॉर्मल है, रिएक्शन। ग्रेविटी लगेगा ना इस पे, mg तो लगेगा ही फॉर श्योर। और कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस के परपेंडिकुलर ना? यस ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन लग गया, mg लग गया। और कुछ लग रहा है क्या? फ्रिक्शन। नहीं, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रखा हुआ है तो कोई मोशन है क्या? No, no. नो सर तरह का लगेगा, बराबर ना? तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और mg लग रहा है। और कोई तीसरा फोर्स सोचो, कुछ और है क्या? कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है। द वन इज नॉर्मल रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज mg। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। ओके, चलिए एफबीडी बनाना है, सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। मान लो यहाँ पे एक रॉड रख दिया, सॉरी, यहाँ पे एक रॉड प्लेस कर दिया लाइक दिस। बताइए, रॉड का मास m kg है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है। रॉड का मास m kg, बनाए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। बनाए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या लगेगा? mg and normal. हाँ, ग्रेविटी। क्या इस पे mg इधर लगेगा? मास टाइम्स ग्रेविटी, mg नीचे लगेगा, mg लगेगा ना? यस इसका मास टाइम्स ग्रेविटी जो mg होगा, दैट विल एक्ट डाउनवर्ड्स, mg फोर्स इसका नीचे लग जाएगा। और कुछ लगेगा क्या? यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। यस सर। यस सर। यहाँ पे भी कांटेक्ट था ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सरफेस है आपका, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया, mg इधर लग गया। और कुछ, और कहीं नॉर्मल लगेगा? सर नीचे भी लगेगा। नीचे भी लगेगा। करेक्ट, एक नॉर्मल यहाँ पे भी लग गया। सो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगा, mg यहाँ लगा, एक नॉर्मल यहाँ लगा। और कुछ लगेगा? नो सर। तो इसमें दो नॉर्मल और एक mg। देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि आप ब्लॉक पे पिक्टोग्राफिकली जितने भी फोर्सेस लग रहे, उन सभी फोर्सेस को आप प्लॉट कर दीजिए। वो जो प्लॉट बनेगा आपको, दैट विल बी कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। एम आई क्लियर बेटा? समझा यहाँ तक पॉइंट? यस सर। आज का बेसिक लेक्चर क्लियर है न्यूटन्स लॉ का? Yes. यस ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग और फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये दूसरे एग्जांपल में नॉर्मल फोर्स दो है, तो फिर वो एक पॉइंट पे मिल जाएगा ना? नहीं, वो मिलने से मुझे मतलब नहीं हो, तो डायग्राम में मैंने बता दिया। अगर ये मिल भी गया तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बस जितने जगह पे कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे कांटेक्ट था तो यहाँ नॉर्मल लग गया, यहाँ पे कांटेक्ट था तो यहाँ नॉर्मल लग गया। समझ में आया? ओके सर। ओके, ठीक है। सर वो mkg किसका मास है? mkg है इस लैडर का मास। ये जो आपका रॉड है ना, इस रॉड का मास mkg। mkg इज द मास ऑफ दिस रॉड। ओके सर। समझ में आया बेटा पॉइंट? ये mkg रॉड का मास था, तो रॉड का वेट mg नीचे लगेगा। या यहाँ पे कांटेक्ट था तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट हो गया, यहाँ पे कांटेक्ट था तो यहाँ पे नॉर्मल इधर एक्ट हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम के और सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर क्लियर है सबको? यस सर। यस ओके।
अथर्व बोथ नॉर्मल रिएक्शंस आर नॉट इक्वल, क्योंकि उनका कांटेक्ट एंगल अलग है और उसका जो mg की वजह से यहाँ पे जो जितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग है। आप ऐसे रख रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा है, देयरफॉर उनका नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है। बाद में चल के हम इस नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, बट राइट नाउ इट विल बी, आप सिर्फ लिखो कि वहां का एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n डैश लग रहा है, दैट्स इट। ओके सर। हर्षल, मुझे अगले लेक्चर में बेटा रिमाइंड करा देना, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. We'll wind up. Thank you. Right.